हेलो और नमस्ते सबको। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं या जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वो जानते होंगे कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को बैंक की तैयारी के लिए या बैंक की जॉब्स के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बताया था कि हमें बैंक की ही तैयारी क्यों करनी चाहिए। मैं उसको फिर से एक बार दोहराता हूँ कि हमें बैंक की ही तैयारी क्यों करनी चाहिए। एक्चुअली अगर देखा जाए नॉर्मली तो रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे का भी एक या दो बार ही पूरे साल में एग्ज़ाम निकलता है। और अगर हम बात करें पुलिस रिक्रूटमेंट की तो उसमें भी एक या दो चांस ही मिलते हैं आपके थ्रू आउट द ईयर। हम एसएससी की बात करें तो उसमें भी थ्रू आउट आपको एक या दो ही चांस मिलते हैं। उसके अलावा और अन्य जो भी जॉब्स हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहती हैं या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहती हैं तो वहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है। अब बैंक की तैयारी करने से प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ती है और कैसे ज़्यादा चांसेस हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। आई विश कि आप लोगों को ये समझ में आए। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, राइट। और मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे बैंक का ये सिलेबस तैयार करना है। बिकॉज जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ये आता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है और क्या एग्ज़ाम में आएगा, राइट। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमारा ये सिलेबस है और उसकी मैं रेगुलरली तैयारी कर रहा हूँ, रेगुलरली उसे पढ़ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक स्टेज पे आके समझ में आने लगेगा कि ये मेरा सिलेबस है और मैंने यहाँ यहाँ तक ये टॉपिक कवर कर लिए। अब सपोज़ जैसा कि मैंने बताया कि मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, तो अब बैंक की तैयारी करते हुए मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं साल भर के अंदर कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। अगर हम सिर्फ आईबीपीएस की बात करें तो 4 अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही हैं। अगर हम स्पेशल कैडर छोड़ दें तो वहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट कैडर वैकेंसी भी निकलती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल या जर्नलिस्ट ऑफिसर की बात करें या जर्नलिस्ट क्लर्क की बात करें तो नॉर्मल चैनल के थ्रू प्रोबेशनरी ऑफिसर की एक वैकेंसी निकलती है साल में, एक क्लरिकल की निकलती है। यानी कि दो वैकेंसी की दो चांस यहाँ पर हो गए। सेम आरआरबी पीओ की निकलती है, आरआरबी क्लर्क की निकलती है, तो और दो मिल गए, मतलब 4 हो गए। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना खुद से अलग से प्रोबेशनरी ऑफिसर का पेपर निकालता है, रिक्रूटमेंट निकालता है और क्लरिकल का अलग निकालता है। टोटल 6 हो गई। सेम रिजर्व बैंक ऑफिसर कैडर एंड क्लरिकल कैडर 8 हो गई। देन सेबी ऑफिसर क्लर्क 10 हो गई। उसके बाद नाबार्ड ऑफिसर क्लरिकल 12 हो गई। उसके बाद एक ईसीजीसी कॉरपोरेशन होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, तो उसमें भी ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। और साथ ही साथ एलआईसी का भी बहुत हद तक सिलेबस हमारे जैसा ही होता है। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि ऑलमोस्ट 14 टू 15 एग्ज़ाम देने को हमें मिलते हैं एक ही सिलेबस को तैयार करने के बाद। तो चूंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले हम जॉब सिक्योर कर लें। हाँ, अगर आपका जो माइंडसेट है, आपने अपने आप को यूपीएससी या किसी फर्दर अच्छी जॉब के लिए तैयार किया हुआ है, देन दिस सिग्मा रूल विल नॉट एप्लीकेबल टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एक पोस्ट सिक्योर करना चाहते हैं और दैट इज़ नॉट ओनली नॉर्मल, दैट कम्स अंडर इन अ गुड रैंकिंग पोजीशन एज वेल, तो वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। सपोज मैंने एक तरीके का खास सिलेबस तैयार कर लिया जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग आती है और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर अवेयरनेस एंड थोड़ी बहुत मार्केटिंग आती है, इंग्लिश एज वेल, राइट। अब मैंने ये जब तैयारी कर ली, इसको तैयारी करने के बाद अब चूंकि मेरा ये डेटा तैयार हो चुका है, मेरी ये सिलेबस पूरा मैंने तैयार कर लिया है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मुझे एक पैटर्न समझ में आएगा किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब मैं वो पैटर्न के क्वेश्चन दे के आऊँगा तो चूंकि साल भर में 12 महीने हैं और 12 महीने में मैं ऑलमोस्ट हर महीने एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मुझे एक एक
समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट के, किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस तरह की चीज़ें बार बार आ रही हैं, या किस तरीके का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मुझे समझ में आने लगेगा। राइट, तो मैं उन सब्जेक्ट्स पर, उन टॉपिक्स पर या उन कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस बना पाऊँगा। पहली जो मेरी प्रॉबिलिटी ये पूरी हो गई। अब चूँकि रेलवे या अदर जो पुलिस की रहती हैं, इवन एसएससी की रहती हैं, वहाँ पर एक या दो ही एग्ज़ाम निकलते हैं थ्रू आउट ईयर, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी करी और आपको सपोज़ 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर 6 महीने में, मान लेते हैं 6 महीने में आपने एक एग्ज़ाम दिया, आप क्लियर हुए, ठीक है, नहीं हुए तो फिर वो छूट गया। देन अगेन 6 महीने में आपने दिए, फिर वो क्लियर हुआ, ठीक है, नहीं तो 6 महीने निकल गए। आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप हर महीने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप हर महीने अपनी स्पीड को बिल्ड कर रहे हैं, आप स्पीड गियर अप कर रहे हैं। तो होगा क्या, ग्रेजुअली आप समझेंगे कि कहाँ पे आपके लूप होल्स पड़ रहे हैं, कहाँ पर आप वीक पड़ रहे हैं और किन पैरामीटर्स पे आपको ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपके चांसेस बढ़ते हैं। वंस यू विल सिक्योर योर वन पोजीशन, देन यू कैन प्रोसीड फॉर फर्दर और अनदर पोजीशन। राइट, एक बार अपने को जॉब मिल गई तो फिर हम दूसरी पोजीशन भी या दूसरी जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहला तो यही है कि आप बैंक की तैयारी करिए, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंड थिंग, बात करते हैं हम कि हमारी बुक्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या बुक्स हमें रेफ़र करनी है, क्या हमें तैयारी करनी है और किस तरीके से हम पढ़ें जिससे हमारा एटलीस्ट सिलेबस कवर हो जाए। एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रेगुलरली पूछते रहते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं या कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं या इवन बुक सेलर की शॉप पर भी जाते हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, देयर आर नंबर टाइप ऑफ मटेरियल एज वेल, बट द थिंग इज दैट वी नीड टू फाइंड विच बुक्स विच मटेरियल्स आर यूजफुल फॉर अस। हमें तो ये ढूंढना है ना भाई, सपोज हम लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे हज़ारों किताबें हैं, तो हम हज़ारों तो नहीं पढ़ सकते, है ना। हमें क्या करना है, हमें चयन करना है, हमें सिलेक्शन करना है कि कौन सी बुक या किस तरह की बुक हमें उपयोगी साबित हो सकती है या ये किताब हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो हमें उन बुक्स का चयन करना है, हमें उस बुक्स का सिलेक्शन करने के बाद ही हमें स्टडी करनी है। जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल की एक क्वांट्स आती है, आप एक बुक ले लीजिए अर्थमेटिक, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। उस बुक के बाद आई डोंट थिंक कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कोई दिक्कत आने वाली है। वो बुक इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर एवरी बडीज हु आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर बैंक प्रिपरेशन। राइट, अगर हम मैथ के बाद इंग्लिश पे जाते हैं तो इंग्लिश में एक आर्यहंत की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। 12th 10th की इंग्लिश ग्रामर की बुक आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इंग्लिश आर्टिकल पढ़ने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंग्लिश के अनसीन पैसेज ढूंढना शुरू कर सकते हैं या लास्ट प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर भी ले सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सफिशेंट है ना, बिकॉज ग्रामर पोर्शन आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा जो 10th और 12th की बुक्स हैं इंग्लिश ग्रामर की। उसके अलावा अरिहंत की बुक्स आती हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, वहाँ की एक आध कोई इंग्लिश प्रिपरेशन की ले लीजिए और अनसीन पैसेज की और ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग भी अरिहंत की बुक मैं पढ़ता था और वही मैं आपको रेफ़र करूँगा। अरिहंत की बुक आप ले लीजिए रीजनिंग की, उससे तैयारी करिए। देन वी विल ऑल्सो डिस्कस टॉपिक वन बाय वन। राइट, हर टॉपिक पे मैं खुद डिस्कस करूँगा एज सून एज आई विल अरेंज माई टाइम फॉर यू। तो मैं उस हिसाब से टाइम अरेंज करने के बाद हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो एक परीक्षा मंथन करके किताब आती है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूजफुल बुक विच आई वुड लाइक टू रेफर टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज वो बुक में क्या है, अगर हम एक बार उसको थॉरोली पढ़ लेना एक ही बार, तो वो बुक मोर देन इनफ है। मतलब उस बुक में इतना सारा कुछ है कि पतली सी बुक है और उससे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब बात करते हैं जो विच लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट पोर्शन एंड सब्जेक्ट एज वेल, जनरल अवेयरनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल अवेयरनेस तो सर हम कहीं से भी पढ़ लें, एग्ज़ाम में कुछ अलग ही जनरल अवेयरनेस आती है। तो यस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। कोई एक पर्टिकुलर बुक आपको वो सब चीज़ नहीं दे पाएगी जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी
एक दो बुक्स पढ़कर, थोड़ा सा अवेयर रहकर, थोड़ा सा कॉग्निजेंट रहकर आप जनरल अवेयरनेस की बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज गेटिंग प्रिपेयर फॉर जॉब्स और बैंकिंग जॉब्स, तो मैं एक माइका मंथली इन करंट अफेयर्स, महिंद्रा इंस्टीट्यूट की बुक आती है, वो मैं पढ़ता था। एक सामान्य ज्ञान या शायद सामान्य दर्पण उसका कुछ नाम है, वो मैं रेफ़र करता था। कभी कभी टाइम लगता था तो प्रतियोगिता दर्पण पीडी करके आती है, वो मैं पढ़ता था। ठीक है। और साथ ही साथ मैं न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ता था। न्यूज़पेपर का वो न्यूज़ या वो आर्टिकल या वो चीज़ें जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे देश विदेश की खबरें, मतलब या ऐसी कोई हेडिंग हुई जो न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज वाली हैं। और इवन हम अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम सोशल मीडिया से भी अच्छी अच्छी न्यूज़ छाट सकते हैं। वी नीड टू फाइंड कि किस तरीके का स्टडी मटेरियल हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है, वो हमें ढूंढना है। उसके अलावा जब हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो फिर बात आती है कि हम डेली नहीं पढ़ पाते, हम डेली तैयारी नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना है, कितने बजे हमें उठना है, कितने बजे हमें फ्रेश होना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, देन कितने बजे हमें पढ़ने बैठना है और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू एट लीस्ट 4 घंटे आपको पढ़ना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, बिकॉज हर सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा देना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप इसको 4 को 6 कर सकते हैं, सो गुड सो फार। आप उसको 8 कर सकते हैं, आप उसको 10 कर सकते हैं, आप उसको 12 कर सकते हैं, इट डिपेंड्स टू यू। ठीक है। लेकिन अगर आप एटलीस्ट 4 घंटे डेली विदाउट गैप आप पढ़ रहे हैं, डेली अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ते रहेंगे, आई एश्योर यू कि आप बैंक का पेपर आराम से क्लियर कर देंगे। बिकॉज आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो आपकी प्रैक्टिस है, दैट इज मेकिंग यू परफेक्ट। राइट। गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहो, कंटिन्यूटी के साथ रहो। डेफिनेटली आफ्टर सम डेज, सम मंथ, यू विल find yourself that you are getting prepared for general awareness, you are getting prepared for other subject as well, right? तो टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएं और उसमें 4 घंटे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैं फिर से अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू क्लियर वन एग्जाम। 4 घंटे आपको पढ़ना है। उसके बाद बात आती है पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की। देखिए होता क्या है, हम जो चीज़ प्लान करते हैं दिन भर में, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इट इज़ नॉट ईजी, है ना। इट लुक्स वेरी हरकुलिन टास्क कि हमने जो सोच लिया कि हम सपोज हम 10 बजे सुबह बैठ गए और 12 बजे तक पढ़ेंगे, तो ये डेली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिकॉज और भी अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं, डेली रूटीन कुछ अलग चीज़ें रहती हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस एंगेजमेंट की वजह से हम अपना टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं। बट हमें डिसिप्लिन रहना है, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हमें पंक्चुअलिटी लानी है कि नहीं भाई हमें इतना पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए हम इतना पढ़ेंगे। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसमें कोई ढील नहीं बरतनी, उसमें सिर्फ हमें फोकस बनाना है कि नहीं यार हमें इतना पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए हम इतना पढ़ेंगे। ये 4 घंटे मुझे पढ़ना है, चाहे मेरे रिश्तेदारी में कोई आया हो, चाहे मेरे को कहीं शादी में जाना हो, चाहे मेरा कोई फंक्शन हो, उस टाइम को आगे पीछे कर लें, दैट्स अप टू यू। बिकॉज 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे आपको पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ेंगे सो गुड सो फार, बट फिर भी अगर 4 घंटे आप पढ़ रहे हो तब भी उसके बाद अलावा आपके पास 20 घंटे हैं बाकी चीज़ें करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ 4 घंटे आप पढ़ाई में लगाइए डेली रेगुलर। आई एश्योर यू कि आपकी जॉब जरूर लगेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें और जीए की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, आप सबके पर्सनल नोट्स जरूर बनाइए। यकीन मानिए वो पर्सनल नोट्स आपके लिए इतने उपयोगी और इतने यूज़फुल साबित होंगे कि आपको लगेगा यार कि मेरा खुद के नोट्स में से आ गया। पर्सनल नोट्स इसलिए हमेशा अच्छे माने जाते हैं, इवन नॉट ओनली फॉर बैंक जॉब, किसी भी तरह की आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल नोट्स बनाते हैं, आप यकीन मानिए आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि आप ग्रो कर जाएं, बाकी आपके कंपटीटर से, बाकी आपके साथियों से आप ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, पर्सनल नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करिए, हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर मेंटेन करिए या नोट्स के लिए डायरी या कॉपी कुछ मेंटेन करिए और उसको अच्छे से मेंटेन करते चलिए कि जब हमारा एग्जाम होगा तो हम एट अ ग्लैंस भी अगर देखेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
इसी के साथ मैं अभी अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ और आई विश कि आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो बनाने से मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने या मेरे कुछ सीनियर्स ने या मुझे कुछ एक्सपर्ट्स ने एडवाइस किया और मुझे बताया कि आप ऐसे पढ़ाई करिए, ऐसे तैयारी करिए और मेरी जॉब लगी, तो इट इज़ माई ड्यूटी ऑल्सो कि मैं अपने जो सोसाइटी के नए जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे से नीचे जो नई जनरेशन आ रही है, तो मैं उनको हेल्प करूँ। ठीक है, क्योंकि हमें सोसाइटी से सिर्फ लेना नहीं होता, हमें सोसाइटी को वापस भी देना होता है। वही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि जो हम सीख रहे हैं हम दूसरों को भी सिखाएं। इसीलिए मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी करिए, यकीन मानिए मैं आपके साथ हूँ, आपके माँ बाप की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अच्छा इंसान बनिए, अच्छे काम करिए और ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। यकीन मानिए भगवान भी आपको मदद करेंगे। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो भगवान भी आपको मदद करेंगे और आने वाले टाइम में जल्द ही आपको प्राउड होगा कि आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक मेंबर हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एम्प्लॉई हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसे ध्यान से समझिए, चाहे तो लगे तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, लेकिन चीज़ों को समझिए और तैयारी करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।